अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 40 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। हम कर रहे थे मेक और बाय डिसीजंस को। मैंने कहाँ लिख दिया जाके लेक्चर 40? अच्छा, इधर ही लिखा जी। मेक और बाय डिसीजन, अगर हम चीज़ें बना रहे हैं और हमें ऑप्शन मिले कि हम उन्हें ख़रीद सकते हैं बाहर से, तो हम बनाने की बजाय ख़रीदेंगे। ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं हम, तो फाइनेंशियली इस डिसीजन को लेने के लिए हम दो चीज़ें कंपेयर करेंगे। अगर हम बनाना रोक दें तो सेव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, रेलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रेलेवेंट यूँ कह लें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन, ये हमारा बेनिफिट होगा। रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? जो हमने परचेज करने की कॉस्ट इनकर करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्वेश्चन 18 कर लिया था और मैंने आपको क्वेश्चन 21 भी करवा दिया था। 19 और 20 आपके होमवर्क में थे। फौरन ही हो गए थे, बिल्कुल आसान थे। चलो 19 का तो मैंने मान लिया कि बिल्कुल आसान था। इसमें लॉस वाली बात समझ आ गई थी? मैंने समझाया तो नहीं था असल में। सुन लो, ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर, ये जो अभी साल गुजरा है 2006, 5000 ट्रांजिस्टर्स वर मैन्युफैक्चर्ड एट फॉलोइंग कॉस्ट। अब इस सवाल के अंदर मसला ये था कि इसमें डेटा उसने दिया हुआ है पिछले साल का। ठीक है, और डिसीजन अब हमने लेना है फ्यूचर का। ठीक है जी, तो ये 5000 ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट है। कहता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000। तो इसमें से सबसे पहले क्या करना था? अच्छा, अब जो बाकी बचता है, जितना भी बचता है, उसको 5000 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 1 है 194। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस के बारे में तो कोई मसला नहीं था ना, तो डायरेक्ट वेजेस को डिवाइड किया 5000 यूनिट से। पर यूनिट कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ सारी, 112। फिर उसके बाद लीज रेंटल इक्विपमेंट का है, ये टोटल है, ये तो फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है जी, और इक्विपमेंट की इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस फिक्स कॉस्ट है, उसने कहीं पर यूनिट तो इसको बोला नहीं हुआ। ठीक है जी, फिर अदर ओवरहेड्स आ रहे हैं, पता नहीं अब ये क्या है। नेक्स्ट 30,000 को हमने एडजस्ट कर लिया। प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय, रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज कंपनी मैनेजमेंट वेदर इट शुड एक्सेप्ट ऑफर ऑफ चांद लिमिटेड और कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर ट्रांजिस्टर्स इन हाउस नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 5000 कितने परसेंट से बढ़ेंगे? 6%, 60% से। प्रोडक्शन तो 1.6 कितने बनाने हैं? यानी अगले साल हमें 8000 ट्रांजिस्टर्स चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय, तो ये तो है जी प्रीवियस ईयर जो हमारा गुजर चुका। डिसीजन मेकिंग तो हम कर रहे हैं फ्यूचर को सामने रख के। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या करोगे जी? 194 कितने परसेंट बढ़ रहा है? कितना? 20%, 1.2। क्या आंसर आया? 230.8। फिर इन व्यू ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन विच विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई अगला साल, द रेट ऑफ वेजेस विल इंक्रीज बाय 1.12। मैं अब सॉल्व तो नहीं कर रहा, यहीं पे सॉल्व हो रहा है, ये आपने वर्किंग में किया होना है। ठीक है जी, 1.12 ही होना है, 12.5% है। अच्छा, 125.4। अच्छा, उसके बाद कहता है रेट ऑफ अदर ओवरहेड्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6% फ्रॉम स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, लेकिन 40% ऑफ अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस। ये एलोकेटेड है, यानी ये बेसिकली हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, जो अगर आप प्रोडक्ट्स को
एलोकेट कर दें, जाहिर है हेड ऑफिस खुद तो कमाता कुछ नहीं है, तो आपने हेड ऑफिस के खर्चों को भी प्रोडक्ट की, अल्टीमेटली तो नेट प्रॉफिट पे पहुंचना है ना, तो नेट प्रॉफिट तक आते हुए जीपी में से आप सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस सारा कुछ ही माइनस करते हैं। तो ये हेड ऑफिस के एफओएच हैं जो आपके एलोकेटेड हैं। तो मतलब कितने 40% जो है वो फिक्स्ड हो गए, तो इसमें से 60% फिर क्या है, अब जो 40% हैं वो कौन से वाले हैं, आलू काटेड। तो ये आलू काटेड जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है ये। हाँ अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते फिर सोच, लेकिन 60% कितने बने, 360,000। ये 360,000 को आपने डिवाइड करना है 5,000 से, आंसर इज 70। अब ये कितने से बढ़ा, सारे के सारे ही 6% बढ़ने हैं, तो मुझे जेड़ा चाहिए सी मैंने वो मैं ले लेना है जी। तो मुझे क्या करना बाकियों को जी, बोले 76.3, ठीक है जी, ओके वट एवर। अब अगले साल अगर हम ट्रांजिस्टर्स खुद ना बनाएं तो हमें 232.8 इंटू 8,000 मटीरियल कॉस्ट सेव होगी, 125.4 इंटू 8,000 लेबर कॉस्ट सेव होगी, और 76.3 रेलेवेंट सेविंग है वेरिएबल ओवरहेड्स की। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। फिक्स कॉस्ट तो हेड ऑफिस की कॉस्ट है, वो तो पहले ही एलोकेटेड है, ये नहीं बनाएंगे खुद तो वो इधर नहीं एलोकेट होगी, किसी और प्रोडक्ट में एलोकेट हो जाएगी, ट्रांजिस्टर्स को नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब रह गई जनाब ये 3 अदद चीज़ें, इनके बारे में पता नहीं क्या कहता है। तो कह रहा है जी मूल लिमिटेड एक स्पेशलिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर की, और उन्होंने ऑफर लगाई है कि सारी रिक्वायरमेंट आपकी हम 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पूरी कर देंगे, और इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर द इक्विपमेंट करेंटली इन यूज वुड बी रिटर्न टू। इसका मतलब इसका रेंटल फिर बच जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सेविंग इन रेलेवेंट, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, यानी जिस इक्विपमेंट पे ट्रांजिस्टर्स बना रहे हैं वो इक्विपमेंट ट्रांजिस्टर नहीं बनाएंगे तो वापस हो जाएगा। तो ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, तो ये सेविंग मिलेगी। ठीक है, तो ये सेविंग आ जाएगी। अच्छा अब अगर इक्विपमेंट ही वापस चला गया तो क्या उसकी इंश्योरेंस होगी, और अगर इक्विपमेंट ही नहीं रहा तो क्या उसकी मेंटेनेंस होगी। तो इसका मतलब ये तीनों क्या बन जाएंगी, हमारी सेविंग्स। ओके जी, अब आपका टेबल बन रहा होगा रेलेवेंट बेनिफिट्स में, रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट, सेविंग इन रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट, बताइए कैसे निकलनी, सेविंग इन 8,000 ट्रांजिस्टर और नई वाली प्राइस, क्योंकि अगले साल की डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक है, फिर रेलेवेंट सेविंग इन रेलेवेंट लेबर कॉस्ट, सेविंग इन रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, फिर सेविंग इन लीज रेंटल, ये पर यूनिट नहीं है टोटल है, सेविंग इन इंश्योरेंस, सेविंग इन मेंटेनेंस। इक्विपमेंट ही वापस हो जाना है तो उसकी इंश्योरेंस उसकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा लेकिन कह रहा है ये एडिशनल कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन 20,000 पर एनम और इंश्योरेंस 8 रुपये पर ट्रांजिस्टर। तो जो रेलेवेंट कॉस्ट आनी थी पिछले दोनों सवालों में वो सिर्फ क्या आ रही थी, परचेज कॉस्ट, अब उसमें 20,000 फिक्स्ड और 8 रुपये इंटू 8,000 ट्रांजिस्टर्स, ये वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो प्रॉब्लम सिर्फ इसी पॉइंट में ही थी मेरे ख्याल से, उसके अलावा होपफुली आपने सही कर लिया होगा जी। पूरा सवाल पहले किया, सोल्यूशन देखा, सही निकला, बिल्कुल सही निकला। अच्छा 70% तक कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, 70% सही निकला, हाथ ऊपर ही रखें। किसी का भी इससे कम सही नहीं आया, किसी का 70% से कम सही आया जी, बोले जी, बिल्कुल बढ़ रही है। नहीं, क्या वो इस वजह से बढ़ रही है, एलोकेटेड कॉस्ट का मतलब ये है कि हमारे हेड ऑफिस के कुछ खर्चे हैं, आप लोग हेड ऑफिस में बैठे होंगे, मैनेजर्स, अकाउंट्स मैनेजर, एडमिन मैनेजर, एचआर मैनेजर, ठीक है, आप लोगों के हेड ऑफिस वाले, सेल डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, मार्केटिंग वाले बैठे हैं, इनकी सैलरीज, वेजेस और इन डिपार्टमेंट्स के खर्चे, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारे के सारे प्रोडक्ट के बढ़ने कम होने से चेंज नहीं हो रहे, अनलेस के कुछ सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल हो जाए।
अब हेड ऑफिस एक ऐसा कॉस्ट सेंटर है जो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहा होता। आप लोग हेड ऑफिस में बैठे ना, आप कमाऊ पूत नहीं होते, ठीक है। अब आपकी जो सैलरीज वेजेस हैं वो भी तो बिजनेस का खर्चा है। आप जिस दफ्तर में बैठे हैं उसका एसी, उसका रेंट, अगर रेंट पे है तो उसका रेंट, और अगर अपना है तो उसकी डेप्शन। ये क्या है? एडमिन का खर्चा, हेड ऑफिस का खर्चा है। अब ये खर्चा जो आप प्रोडक्शन, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसी को ही एलोकेट होना है ना। तो वो हम मसलन 10 चीज़ें बनाते थे, उनमें से एक ट्रांजिस्टर था, तो ट्रांजिस्टर को भी कुछ एलोकेट हुआ है, ठीक है। अब अगर ये ट्रांजिस्टर बनाना बंद कर दें तो क्या हेड ऑफिस बंद हो जाना है? उसकी कॉस्ट अभी भी वही होनी है ना, तो वो बाकी चीज़ों के ऊपर एलोकेट हो जाएगी, इस पे नहीं। तो इसका मतलब ये वाली फिक्स कॉस्ट हेड ऑफिस वाली हमारे ट्रांजिस्टर बंद करने से बंद नहीं हो जानी। आप फैक्ट्री में ट्रांजिस्टर बनाना बंद कर रहे हैं और आप कहें ये फाइनेंस मैनेजर को फारिग कर दो, चलो क्यों भाई, फैक्ट्री में ट्रांजिस्टर बंद कर दिए भाई? नहीं नहीं, इसकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, ये रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा पुराना स्टूडेंट है, मैंने पता है, परेशानी तो नहीं कोई। टेंशन, पानी पिलाऊं? पानी? अच्छा कर जी। तो अच्छा मजदूरों से जूस पियोगे तुम, मजदूरों से? हाँ जी बेटा सही है। तो ये एलोकेटेड है, इसने कहीं और एलोकेट हो जाना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या है ये आपको नजर आ रहा है। फिक्स कॉस्ट थी, इक्विपमेंट रेंट पे लिया हुआ, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, इक्विपमेंट की इंश्योरेंस। ये प्रोडक्शन के बदलने से नहीं बदल रही। 5000 ट्रांजिस्टर बनाए, 8000 बनाए, मशीन आपके पास है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट थी, लेकिन जैसे ही ट्रांजिस्टर बनाने बंद करना है ये मशीन वापस हो जानी है। अब ये फिक्स कॉस्ट सेविंग होगी अगर ट्रांजिस्टर आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सही है जी। चलें जी, ये अच्छा सवाल था, वैसे मजे का सवाल था। अब जी इसमें भी कुछ नहीं बचा। 16 में क्या है? 16 क्या है 16 कितने बच्चों ने किया था? चलो ये भी कर ही लें। हाँ बहुत मसले आए इसमें, तो एक मसला है तो 16 करा दें। खुदा खौफ करें, खुदा का खौफ करें आप लोग। उस्ताद का दिल जो है ना वो डुबो के रख देते हैं एक जुमले में। समझ नहीं आया सर, कहेंगे सवाल समझ नहीं आया। अच्छा जब पूछेंगे तो पता लगेगा वो एक पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ बेटा बोले। हाँ जी वेरिएबल कॉस्ट है, पढ़ लेते हैं। फॉर इन हाउस कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर टोटल 45,000 मशीन आवर्स एंड 500 लेबर आवर्स आर एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल ईच मंथ। द लेबरर्स आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, यहीं पे कहीं पड़ी है। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्वालिटी चेक बिफोर सप्लाई टू द बॉक्सेस टू जेपीसी इज एस्टिमेटेड एट 300 पर बॉक्स और फिक्स कॉस्ट। अच्छा अब मेरे ख्याल में तो ये प्रोडक्शन के बाद की कहानी है, यानी हमने जब प्रोड्यूस कर लेने हैं, ठीक है। वो वैसे उसने ऊपर कहा था क्या, QL इज solely responsible for quality of supplied products whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to either wholly or partially। तो अब चाहे हम प्रोड्यूस करें, चाहे हम इसको बाहर से आउटसोर्स करें, मेरे ख्याल में ये तो कॉमन कॉस्ट ही थी। एनीवेज सोल्यूशन देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 है, ये सोल्यूशन है ना इसका? चलो जल्दी से आओ फिर। 8 पे पहुंच गए, 13 पे पहुंच गए, 15 आ गया, ये रहा। सबसे पहले बात हो रही है जी कंट्रीब्यूशन। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा? ऐसे ही है, यहाँ पे आना चाहिए, वरना तो कहाँ गया वो प्रॉफिट, वरना तो यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट डाली गई है। हाँ जी फरमाएं फिर, मसला समझ आया? यार वसीम को कहें वो टेप ला दें दोबारा ये वाली। जी भाई क्वेश्चन समझ आया? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट 300 बॉक्सेस की, 300 पर बॉक्स है और 11,000 बॉक्सेस की। 11,000 बॉक्स जो बने उनकी वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स 300 है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही है ना, इंस्पेक्शन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो इस इंस्पेक्शन कॉस्ट को यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया? असल में ना हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं और उसमें हमने ये देखना है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट अर्न करके देगी, उसको पहले बना लें, फिर बनाने के बाद बाकी आउटसोर्स कर लें।
तो चाहे बनाएंगे, मैंने एक जुमला बोला था सोल्यूशन पे आने से पहले, लेकिन मैंने कहा चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। मैंने बोला चाहे आप उसको बनाएं और सप्लाई करें, चाहे उसको खरीदें और सप्लाई करें, आंसर और ये इंस्पेक्शन कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी है। तो इसलिए इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर किसी ने यहाँ पे ले भी लिया हो तो क्या होगा, डिसीजन बदलेगा? मेरा नहीं ख्याल डिसीजन बदलेगा, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, क्लियरली ये भी नहीं पता था कि कितना एलोकेट करें, क्योंकि वो है पर बॉक्स इंस्पेक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले आइटम्स हैं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई बेस फिर चाहिए थी, या तो फिर बराबर 3 पे डिवाइड करते। अगर तो आपने तीनों में बराबर, तीनों में 300 ले लिया, फिर तो गलती की आपने, क्योंकि वो बॉक्स की इंस्पेक्शन की कॉस्ट थी। अगर किसी ने गलती से लेना भी था तो उसको फिर कोई ना कोई एलोकेशन करनी पड़नी। तो मेरा तो बहरहाल यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने उसको बनाना है या खरीदना है तो उसको बनाने के बाद भी इंस्पेक्ट करना है और ख़रीदने के बाद भी करना है, डिलीवरी से पहले। तो इसलिए इसको आपने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाले पॉइंट के अंदर इसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिया, ठीक है। और दूसरी ये बात ये भी हो सकती है ज़रा कमज़ोर लॉजिक के, तो ये तो पर बॉक्स गिवन है, अभी हम पहले बना तो लें बॉक्सेस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो वेरिएबल, ये इररेलेवेंट होना ज़्यादा बेहतर है। हमने एक सवाल किया था आरीश वाला, सवाल इतना अच्छा नहीं था लेकिन हमने उसको बड़ा अच्छा बना लिया था। एक दिन आपको कुछ कह के फिर कुछ करवा के फिर अगले दिन बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट है डेप्रीसिएशन आउटपुट मेथड वाली लेकिन चूंकि यहाँ पर लग रहा होता है, स्टेप 2 है ना ये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पर लिमिटिंग फैक्टर वाला, यहाँ पर लग रहा होता है लग रहा होता है चैप्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स वाला, तो इसलिए एग्जिस्टिंग एसेट की डेफिनेशन रेलेवेंट नहीं है, हालांकि वेरिएबल कॉस्ट है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर पहले भी हमने एक बात इस तरह से की थी किसी सवाल के अंदर कि आपके डिसीजन आउटसोर्स करना है या नहीं करना है, इसका कोई असर पड़ता है इंस्पेक्शन कॉस्ट पे? इंस्पेक्शन कॉस्ट तो इनकर होनी ही होनी है, चाहे आप खुद बनाएं या बाहर से खरीदें। तो ये फिर एक, ये क्योंकि डिसीजन की वजह से चेंज नहीं हो रही है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट फिर डिसीजन की वजह से नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में इसको इग्नोर करना था, तो इस स्टेप में इसलिए हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो ज़्यादा मजबूत लॉजिक वही है जो हमारी चलती आ रही है कि स्टेप 2 के अंदर हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल लगाने होते हैं, और ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम बनाकर बेचें या खरीद कर बेचें। बाकी तो फिर जुगाड़ जुगुड़ तो बंदा लगा ही लेता है कि जी पर यूनिट गिवन है और वो पर बॉक्स है और वो क्विल्ट है और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। और कोई मसला? वेरिएबल आउटसोर्सिंग कॉस्ट का मतलब यही है जो मैंने पहले दिन आपको बताई थी मैं बताता हूँ। मैंने ये जो लिखा जाता है ना, इसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है, मैंने लब जाए अल्लाह करे। लिमिटिंग फैक्टर ये विद ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ही क्या होता है, बाहर से सोर्स कर ले तो बाहर से सोर्स करने कॉस्ट क्या होती है, परचेज कॉस्ट ही होती है। नहीं, उन्होंने कैसे किया है ये उनका मसला है, नहीं सवाल में अरे भाई जब एक बार आपके का प्रोडक्शन प्लान, ये तो समझ आ रही, मुझे लगा शायद ये समझ नहीं आ रही, ये सही है। ये क्या है, एक्सटर्नल। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है, हम 11,000 पिलो बनाएंगे, खरीदना कोई भी नहीं है, तो 11,000 पिलो की 550 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, और इनकी सेलिंग प्राइस जो है वो तो मेरे ख्याल में अब जितने बॉक्सेस बनने हैं, टोटल बॉक्स से कितने बनने हैं, टोटल बॉक्स तो सारे ही बना लेनी, क्योंकि हमने ये भी खरीद कर ही करना है ना, ठीक है। अब सेल तो हमने ले लेनी है बॉक्स के हिसाब से, कितने बॉक्स टोटल बनने हैं? नहीं, कैसे 8,000, इसमें ज़रा ऐड करो 7,500, मतलब कि आप 11,000 पिलो, 11,000 क्विल्ट कवर और 11,000 बेडशीट बना के 8,000 डब्बे बेचेंगे? नहीं, तो आपने कितने डब्बे बेचने हैं टोटल? 11,000। अब 11,000 डब्बे बेचने हैं, हर डब्बे की सेलिंग प्राइस कितनी है वो अलग से कहीं गिवन होगी, ये फॉर सप्लाई ऑफ 11,000 पैक्ड बॉक्सेस ऑफ 8,000 ईच, तो सेलिंग प्राइस 8,000 इंटू 11,000 हो गया, ये तो इजीली निकल आया, 8,000 11,000, 1 बाय 1 अनलॉक करते हैं, ठीक है, डन। अब उसके बाद आती है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट आपने पर बॉक्स नहीं निकालनी थी, क्योंकि निकल नहीं सकती थी। वजह यह है कि निकल सकती थी अगर सारा ही प्रोड्यूस कर लिया होता तो, लेकिन आपने
11,000 पिलो बनाए हैं, 11,000 क्विल्ट कवर बनाए हैं और सिर्फ 3500 बेड शीटें बनाई हैं। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर इसकी लेनी थी। और जैसे मैंने आपको 2 सवाल इसीलिए करवाए थे इस तरह के, एक वो याद होगा आपको येलो लिमिटेड वाला, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ बनाए कुछ खरीदे, तो जो बनाए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो खरीदे उनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ परचेज है। अब 11,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट, 11,000 इंटू 550 जमा 11,000 इंटू 1,900, यही है ना, वेरिएबल कॉस्ट ही है ना। अच्छा, और उसके बाद 3,500 इंटू 3,050 प्लस 7,500 इंटू 3,500। अब यही होना चाहिए, जाके चेक कर लेते हैं। ओहो, सोल्यूशन तो उधर ही है नीचे। ये 550 इंटू, पहले वो लिखा हुआ है 550 इंटू 11,000, पहला हो गया। फिर 1,900 इंटू 11,000, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग 11,000, 3,050 कहाँ से आ गया? अच्छा, क्विल्ट कवर आ गया, ठीक है। तो 3,000 तो फिर क्या है, क्विल्ट कवर है। क्विल्ट कवर 11,000 इंटू 3,050, 3,050 इंटू 11,000। और तीसरा क्या है जी, बेड शीट 3,500 बनाई हैं, तो 3,500 इंटू 1,900 बनाने की कॉस्ट, थल्ले वे 1,900 इंटू 3,500। और उसके बाद वेरिएबल आउटसोर्सिंग तो सिर्फ कितनी की है, 7,500 की, और उसकी परचेज कॉस्ट क्या है, 3,500। तो ये पता नहीं मैं उधर क्यों जाता हूं यार, ये गलत तो नहीं है भाई? ये क्या लिखा हुआ है, 2,000 यूनिट्स। हमने क्या 2,000 यूनिट्स खरीदे हैं? हमने कितने यूनिट्स खरीदे हैं? हाँ, तो ज़रा चेक करो, 75 इंटू 75। अच्छा सही है, वो मैं उलट ही पढ़ रहा हूँ, मैं 3,500 पढ़ रहा हूँ। डन हो गया यार, बता दिया आपको मैंने, आपस की बात है, आगे पीछे थी ना तरतीब, सवाल करते हुए सामने होती है जी। सही है। अच्छा, इस तरह के 2-3 सवाल वैसे ही खाम खा किए थे कि कहीं पे प्रॉफिट मांग लेते। पूछ लो अब इसमें कोई मसला है और तो। वैसे टेक्निकल पॉइंट बस यही था, क्वालिटी इंस्पेक्शन इज अ वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इसको हमने नहीं क्यों लिया, बल्कि क्यों नहीं लिया बोलना चाहिए से, क्यों नहीं लिया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में, ठीक है। एडे सतारे बड़े लाए नहीं तुसी सतारे। अच्छा, अब उलट चलते हैं एक दफ़ा, ये आपने ओके कर दिया यहाँ तक, 21, 20, 19, 18, 17 होमवर्क में दिया था, हो गया था। 16 भी अब हो गया डिस्कस, 15 खुद कराया था मैंने, 14 मैंने खुद कराया था। ये 13, 12, 11 आपने ओके किए हैं या नहीं किए हैं भाई? देख लें ज़रा 1 बाय 1, कितने बच्चों ने 11वां अटेम्प्ट किया था? अब जिन्होंने नहीं किया उनका क्या प्रोग्राम है, कर लें अभी बेटा, कर लें, आज से पढ़ना शुरू कर दें, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल नहीं आती कभी भी ज़िंदगी में, कभी कल आया है? कब आएगा? नहीं, कल तो फिर कल होगा, कल ने कभी नहीं आना, याद रखना। आज ही पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। 12वां किसकी, अच्छा 11वां कितने बच्चों ने किया है? कोई मसला तो नहीं आया? किसी एक को भी नहीं आया। 12वां कितने बच्चों ने किया है? कोई मसला आया? 13वां कम बच्चों ने किया, लेकिन तीनों के अंदर एक 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, जिन्होंने तीनों सवालों को नहीं किया हुआ। कर लेंगे ना अब इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं जी। यार ये जो टेप लगाई थी हमने, इसको पट्टी लगाई थी, वो टेप कहाँ है? किसने लगाई थी? टी से को यार सर के पेन पे जो टेप लगाई थी वो मंगवाई थी सर ने, इन्नी के ला के बाकी कितने की थी मैंने दे दो। सुभान अल्लाह, ये तो सभी ओके है। 10, 9, 8, 7 सीगल, 6, 5। हाँ, ये कितने बच्चों ने किया? बॉक्सिट हो गया था। ये कमाल है वैसे माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कोई क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो ना, अल्लाह करे इतना हो के मैं सवाल करा लूँगा।
यील्ड की परसेंटेज, यील्ड का मतलब ही आउटपुट, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में कितनी यील्ड आई है। लेबर कोई यील्ड में पड़ी होती है, बंदा कोई पिघल के यील्ड में उसमें घुस जाता है प्रोडक्ट में, मटेरियल तो उसका हिस्सा बनता है। यानी आप यूँ समझ लें, वालदा से पूछिएगा कि अगर 2 किलो मक्खन बना पड़ा हो तो उससे यील्ड कितनी आती है घी की, तो वो आपको बताएंगे कि 2 किलो मक्खन को जब प्रोसेस किया जाता है तो मसलन उसमें से 3 पाव घी निकल आता है, तो ये उसकी यील्ड है। अब ये किस पे लगी है, मक्खन पे या लेबर पे? यील्ड हमेशा इनपुट की है जिसका आउटपुट बनना है, मटेरियल ही है जिसकी फिजिकल फॉर्म होती है, बाकी लेबर और ओवरहेड तो कन्वर्जन कॉस्ट है। तो कन्वर्जन कॉस्ट लगती ज़रूर है प्रोडक्ट पे, लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती, प्रोडक्ट को बना ज़रूर रही होती है। प्रोडक्ट बनती मटेरियल से ही है, फिजिकल चीज़ से फिजिकल चीज़ बन रही है, तो यील्ड सिर्फ मटेरियल के ऊपर ही लगेगा। हाँ, कहने को कह सकता है कहने वाला कि जी वो आउटपुट कितना टाइम दे रहा है, लेकिन यील्ड का लफ्ज़ जो है ना स्पेसिफिक है प्रोडक्ट के लिए। वैसे तो वो कहता है लॉस परसेंटेज, तो वो फिर बताता होता है मटेरियल की इतनी है, लेबर की इतनी है, वो अलग अलग वैसे भी अलग अलग होती है, पर यील्ड जो है वो नेट वेट पर यूनिट प्रोडक्ट का और यील्ड की परसेंटेज, ये किसकी परसेंटेज है, ये इसी की ही परसेंटेज है। मैंने साथ ही ये तीर लगाया हुआ था, ठीक है। सवाल करने की जरूरत तो फिर भी नहीं है, सवाल से तो मज़ा नहीं आया। और जी और सवाल? आप नहीं चाहते मैं ये सवाल कराऊँ, है ना? चलो आओ फिर। और 1 मिनट पीछे देख लें ज़रा, अभी पिछले चैप्टर का 1-2 सवाल रहते हैं, 42 रहता है बस। और वो फजल वाला डिस्कस होना था, किसी ने बोला था, पता नहीं। चलो फिर पहले यूं करते हैं, आज फर्दर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं इंशाल्लाह, मज़े मज़े का फर्दर प्रोसेसिंग। देखो मैं सारा फर्दर प्रोसेसिंग कर लाया हूँ आपके लिए, बस इसको भरना है। एक सवाल है, 4 दफ़ा करना है। हाँ छोड़ो टेंशन क्यों लेते हो, क्या तो फायदा हुआ था उससे, नुकसान हो गया था? हैं, कौन सा सवाल ऐसे 4 दफ़ा किया था? हाँ टारगेट नहीं, वो तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का था। संगदिल नाम था मेरे ख्याल, संगदिल नाम था ना उसका, नहीं दिलबर। हाँ संगदिल तो दूसरा है, टेस्ट में आपके टेस्ट दे लिया आप लोगों ने? संगदिल लिमिटेड सवाल है। अच्छा जी, लो जी फिर भाई की बात से बात निकालते हैं। भाई कह रहे हैं अनार, मैं कह रहा हूं ये मदानी है। नहीं बल्कि ये तो चाटी होती है, इसमें मदानी लगती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जनाब दही डाली जाती है ना, लस्सी दही से ही बनती है ना, ठीक है। तो वो दही जमाई गई, अब वो दही जो है वो इसके अंदर इनपुट की जाती है, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद इस दही को प्रोसेस करने के लिए एक बंदा आपने रखा हुआ है, ये आपका फार्म है ना जी, फार्म है, ठीक है। अब आप तो फार्म के ऊपर काम कर रहे हैं ना, घर पे तो ना बस। वैसे तो आप मेरे दिमाग की काफ़ी दही बना लेते हैं और फिर पानी में मदानी डालते हैं जिसपे मक्खन भी नहीं आता, होता है ना। तो पानी में मदानी का क्या मतलब होता है यार, लगे हुए हैं, फ़ायदा कोई नहीं होना, ठीक है। खैर आपने एक मुलाजिम भी रखा हुआ है जिसने इस मदानी को उठाया और इसके ऊपर रखा, और ये उठा के इसने पहले उसने दही कंटेनर, बड़ा कारोबार है ना, कारोबार है ये, बड़ी बड़ी मदानी है, कमरे जितनी लगी होंगी आपकी। अच्छा चलिए ज़रा छोटी कर लेते, ठीक है। अब ये उसने जो उठाकर मटेरियल डाला अंदर, उसके बाद उसने ये मदानी उठाकर इसके ऊपर रखी, फिर इस मदानी का कोई ना कोई जो है वो तार लगी होगी, ठीक है, जिसको उसने स्विच के अंदर लगाया और फिर बिजली से इसने चलना भी है, ठीक है। लाइट ही नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये मटेरियल डल गया, उसके बाद इसके ऊपर कुछ लेबर भी लग रही है और कुछ ओवरहेड्स भी लग रहे हैं। तो ये मटेरियल, लेबर और
ओवरहेड्स से मिल करके ये प्रोसेस चलता है, इसको कहते हैं प्रोसेस। ये दोबारा ओवरहेड लगा दिए, अच्छा ये जनाब हमारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब अच्छा बच्चों, अब हंसते रहना और हंसते हंसते मैंने ये पढ़ा देना, फिर आपने कहना ओ ये क्या हुआ। अच्छा, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोसेस। ये एक जॉइंट प्रोसेस है हमारी प्रोडक्ट का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन के निकलती हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे ये जॉइंट प्रोसेस है जिससे जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलती हैं। ये जैसे ही मदानी रुकेगी तो इसमें से ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसको कहते हैं जी स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जहाँ पर वो जो आपने दही डाली थी, उसके अंदर कोई बर्फ़ शरफ़ डाली, उसके अंदर कोई आपने जो है वो कोई नमक शमक डाला, मसलन ऐसे डालते तो नहीं, वो चीज़ बनाते हुए डालते हैं। एनीवेज, तो चाट मसाला बाद में डालना, चाट मसाला हर चीज़ में चाट मसाला हम डाल लेती है, फिर मैदे ख़राब हो जाते हैं। तो इससे जनाब दो चीज़ें बनकर निकली, लस्सी और मक्खन। लस्सी मक्खन, लस्सी मैसी नहीं, लस्सी लस्सी नहीं, लस्सी नहीं, लस्सी बस फजूल जो बोला मैंने निकाल देना क्लास से, मदानी में सर दे देना मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब लो जी, ये लस्सी और मक्खन तैयार है। अगर आप इनको एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही सेल कर दें, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर आप इनको एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल कर दें तो भाई एक मुलाजिम आपने रखा हुआ है, ठीक है जी, वो चाटी को रेडी पे रख के और बाज़ार में चक्कर लगाता है और वो गिलास के हिसाब से इसको बेचता है। तो यूँ समझ लें तकरीबन 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपकी ये लस्सी बिक जाती है, ठीक है। नहीं ठीक है, मुनासिब दाम रखे हुए हैं हमने। अच्छा, फिर वही फजूल बात कर रहे हो ना, नहीं समझना। चलो फिर मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, बस सवाल कर लेते हैं, छोड़ो बस ऐसे ही करना है फिर आप लोगों ने। अगर तो अभी खबरदार किसी ने फजूल बात की तो मेरा मूड ऑफ हो गया ना, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी घी बना देना यहीं से। अच्छा, लस्सी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिक सकती है 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से। लोग फार्म से आके भी खरीद के ले जाते हैं, आपने बंदा भी रखा हुआ है, रेट एक ही है, मुनासिब दाम हमने रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और मक्खन भी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिकता है। मक्खन अगर आप बेचते हैं तो मसलन 500 रुपये पर केजी बेच लो, ठीक है। अच्छा जी, अब किसी ने आपको मशवरा दिया कि यार लोग तो आजकल सादी लस्सी पीते नहीं हैं और बड़े बड़े होटलों में हमने देखा जाते हैं तो वहाँ पे जनाब वो मैंगो लस्सी बेच रहे हैं, मैंगो लस्सी। अच्छा, अब वो मैंगो लस्सी जो है वो मिल गया भाई, ठीक है। अब ये वो मेरे बैग में रख दो, तो ये अपने पास रखो, मुझे फिर दे देना, जेब में रखो। अच्छा, अब मैंगो लस्सी जो है वो इस लस्सी से आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ये तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट था। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम अपनी इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेल कर दें तो हम कमाते हैं लस्सी के 1 लीटर से 120 रुपये और मक्खन के 1 किलो से 500 रुपये। तो किसी ने हमें मशवरा दिया कि यार आप ना फर्दर प्रोसेस करो इसको, फर्दर प्रोसेसिंग। हमने कहा जी क्या करें? उन्होंने कहा एक जूसर ब्लेंडर ले लो और उसमें इस लस्सी को डालो और आम जो है उनकी पेटी मंगवाओ, ठीक है जी। अब मटेरियल क्या होगा? मटेरियल इनपुट होगा, मटेरियल लस्सी भी मटेरियल है, वो तो वहाँ से आ गई ना, ठीक है। और उसके बाद उसमें मैंगो डाले, चीनी डाली, इस तरह से सामान डाला और फिर जाहिर है उधर अब दुकान बनानी है, एक आधा और मुलाजिम रखना पड़ेगा और उस दुकान के अलग खर्चे शर्चे भी होंगे। तो इसका मतलब ये मसलन अब 120 है ना, पर लीटर के हिसाब से मैं ज़रा बता रहा हूँ, 1 लीटर का हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। 15 रुपये का मज़ीद मटीरियल लग जाना है आम शाम, ठीक है जी। और ये तो इधर से ही आ रहा होगा ना मटीरियल। उसके बाद
मसलन 25 रुपये लेबर को देने पड़ जाएंगे और FOH हमारे को 40 रुपये के आ जाते हैं। तो ये जनाब हमने कॉस्ट अगर इनकर की तो हमारी ये सादा लस्सी जो है, ये सादा लस्सी जो है ये कन्वर्ट होके बन जाएगी मैंगो लस्सी। अब अगर हम मैंगो लस्सी को बेचते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अगर हम बेचेंगे, प्रोसेस करने के बाद अगर हम बेचेंगे तो वो सादा तो नहीं, वो तो मैंगो लस्सी बन चुकी होगी। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अगर हम बेचें तो 190 रुपये। नहीं ना, मैं किसी वजह से मैं भी साफ ला लिया होता हूँ, ठीक है ना। हाँ 40 और 40 80 और 200 तो कॉस्ट पड़ रही, मैंने ये लस्सी बेचनी है। अब समझ आई है, मैं यही तो डिसीजन आपको करवाना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कि हम लस्सी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दें या उसको फर्दर प्रोसेस करके मैंगो लस्सी बना के बेचें। तो अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमारी यही मैंगो लस्सी जो है पर लीटर बिकेगी 190 रुपये, 190 पर लीटर। और ये कौन सी लस्सी है जी? मांजो लस्सी। हाँ आसान ही है, डिसीजन मेकिंग ही आसान है, कहा तो था आपको। ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है इसमें सवालों में कैलकुलेशन करते हुए, बहरहाल कॉन्सेप्ट तो यही है। और दूसरा मशवरा जो हमारे सामने आया वो क्या है भाई, लोग तो देसी घी को बड़ा बड़ा महंगा खरीदते हैं, आप ऐसे ही मक्खन 500 के हिसाब से बेच देते हैं। आप एक काम करें, आप एक और बंदा रखें और उसको एक गैस का सिलेंडर लेके दें और उसको एक पतीला लेके दें और इस तरह से बाकी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो उसके पास होनी चाहिए। तो अब आप क्या कर लो कि आप इसी मक्खन को देगची में डालो, ठीक है जी। और बस एक बंदा होना चाहिए समझदार जो इसको बना ले। और जाहिर है आग के ऊपर रखोगे तो कुछ ओवरहेड्स भी इनकर होंगे, ठीक है जी। अब मसलन 50 रुपये उस बंदे ने ले लेने आपसे और 80 रुपये जो है मसलन वो जो है वो गैस का बिल चिल या जो वो लकड़ियाँ शकड़ियाँ आपने जलानी है वट। तो बहरहाल जब आप ये 1 kg मक्खन कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करके, मैं फ़िलहाल अज्यूम ये कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये पढ़ाऊँगा आपको कि आप अगर फर्दर प्रोसेसिंग से पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो मसलन 1 kg है, हो सकता है फर्दर प्रोसेस करके वो आधा kg रह जाए, तो उसकी बात मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी देर आपको समझाने के लिए कि 1 किलो मक्खन से 1 किलो ही देसी घी निकल आएगा, ठीक है। तो अब अगर देसी घी बेचते हैं तो ये 650 रुपये का, अच्छा हूँ क्या है ना देना मैनू क्या लिया दो इस रेट से, बस करीब करीब ऐसे ही मैंने डिसीजन जो ज़बानी कलामी जो हो सकता है। इतना सस्ता कहाँ जी, इतना सस्ता तो आजकल डालडा नहीं मिलता। पर kg जो क्या है जी हमारा देसी घी, ठीक है जी। अब हमारा सवाल ये हुआ करेगा कि स्टैंडिंग एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताओ क्या ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करके बेचनी चाहिए या इनको एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब 2 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं कहता हूँ जी मैं पहले इवैल्यूएशन ऑफ लस्सी कर लेता हूँ। इवैल्यूएशन ऑफ लस्सी नहीं, लस्सी तो IFRS 16 में आपने पढ़ना है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, ये लस्सी है लस्सी। इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ लस्सी। तो बच्चों सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि यहाँ पर भी तो कॉस्ट इनकर हुई थी कि नहीं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ठीक है। ये कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी लस्सी हो चाहे मक्खन हो उन दोनों के लिए ये कॉस्ट तो कॉमन थी। अब इनका क्या करना है डिसीजन मेकिंग में, क्या करें, एलोकेट करें, है ना। नहीं जी, असल में ये संक कॉस्ट है। इस वक्त डिसीजन ये नहीं हो रहा कि हम मदानी चला के लस्सी और मक्खन बनाएं या ना बनाएं। डिसीजन ये लिया जा रहा है कि मक्खन और लस्सी बन चुके हैं, अब इस मक्खन और लस्सी को एज इट इज बेचें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। तो जो कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं वो संक कॉस्ट्स हैं और डिसीजन मेकिंग में हमने उनको क्या करना होता है, इग्नोर, ये इररेलेवेंट है, ठीक है जी।
और सही है। एक और मज़े की बात बताऊं आपको, ये जो लाइन से इधर इधर वाली कहानी है ना, दरअसल ये हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये करेंगे, मटेरियल, लेबर, एफओएच लगाएंगे, उसके बाद कुछ नॉर्मल लॉसेज आएंगे, कुछ एबनॉर्मल लॉसेज आएंगे, कुछ वर्क इन प्रोसेस पड़ा होगा और कुछ फिनिश गुड बन के निकलेगी। तो वहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, नॉर्मल लॉस की तो कॉस्ट होती नहीं है, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली हम प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में ये कर रहे होंगे। बल्कि वहाँ पे फिर दो हिस्से हैं असल में उस चैप्टर के, यानी दो चैप्टर्स हैं बेसिकली, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग और दूसरा है जॉइंट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट। तो वो जॉइंट बाय प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पर ला करके इससे आगे फिर वो डिसीजन कर चुका होगा, उन सवालों में ये कहेगा कि फर्दर वो यूँ होगा, वो सवाल यूँ होगा कि लस्सी इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाइल मक्खन इज फर्दर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू देसी घी। अब वो अकाउंटिंग चल रही होगी तो उसमें ये डिसीजन हो चुका होगा और वहाँ पे हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम इस स्टेप पे खड़े हैं, स्टेज पे खड़े हैं कि जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आए तो जो आपकी भाई सोने वाले जो आपकी प्रोडक्ट हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच देंगे या उनको फर्दर प्रोसेस करके रिफाइंड फॉर्म में बेचेंगे। ठीक है, अब खुद सोचो ना, अगर आपने डिसीजन लेना है तो आपके लिए रेलेवेंट क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए रिफाइन करने की कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और रिफाइन हो जाने के बाद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, यानी इधर से इधर नहीं। अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? तो भाई 120 से 190 के दरमियान क्या है, 70 रुपए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा। लेकिन इसको पाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट इस फर्दर प्रोसेसिंग की, इस रिफाइनमेंट की कितनी आ रही है? 80। तो भाई फर्दर प्रोसेस करके 80 रुपए लगाकर कमाने 70 हैं, तो ये तो नुकसान की बात है, लस्सी को ऐसे ही बेचो। समझ आई बात? और मक्खन के बारे में क्या कह रहे हैं हम, कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट क्या आएगी और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आ रहा है? 150। तो 150 रुपया अर्न करेंगे अगर हम 130 रुपया फर्दर प्रोसेसिंग पर लगाएं, तो भाई ये कहानी खत्म है। ये जितनी कॉस्ट थी इररेलेवेंट, ठीक है, और ये जो रेवेन्यू आना है ये इररेलेवेंट। फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन किस बेस पे हो रहा है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यही है, बाकी सवालों में फिर चीजें मुश्किल करेगा, है जी, मैथमेटिक्स में उलझाएगा आपको और क्या। ठीक है, तो हम इसका अगर फॉर्मेट बनाएं कोशिश करके, तो रेलेवेंट रेवेन्यू क्या होगा? रेलेवेंट रेवेन्यू ही, तो ये हम इस तरह निकाला करेंगे, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो मेरी तो फिलहाल एग्जांपल में 1 ही लीटर है। टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना आएगा बच्चों? 190। हाँ, टोटल रेवेन्यू आफ्टर, मैंने इंक्रीमेंटल ही लेना है पर फॉर्मेट बना रहा हूं ना। टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस कर देंगे इसमें से टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ये इसलिए ऐसे लिखा कि हमें एक यूनिट नहीं ढेर सारे यूनिट्स बनाने होंगे। फिर दूसरी चीज भी कवर होगी इसमें कि फर्दर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमारे पास 10 लीटर थे लस्सी के, लेकिन जब मक्खन के मतलब 10 केजी थे, लेकिन जब फर्दर प्रोसेस करके घी बनाएंगे तो उससे सिर्फ 7 केजी घी बनेगा। तो फिर बिफोर और आफ्टर वाले अलग इसलिए रखे कि दोनों की क्वांटिटीज अलग हम आसानी से कैटर कर सकें। नेट नोट नहीं करना, ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो दिमाग में जरा रिवाइज करते रहा करो। डिसीजन मेकिंग शुरू हुई थी तो हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में 3 तरह के सवाल देखे थे, इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या बिड प्राइस। उसके अंदर हम रेलेवेंट इनकम्स और रेलेवेंट एक्सपेंसेस को लेते थे। इवैल्यूएशन में दोनों को नेट करते थे, रेलेवेंट रेवेन्यूज माइनस रेलेवेंट एक्सपेंसेस। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम रेलेवेंट कॉस्ट में ऐड करते थे प्रॉफिट, और मिनिमम बिड प्राइस होती थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ही रेलेवेंट कॉस्ट थी। फिर अगले चैप्टर में थोड़ा रिवाइज किया करो ताकि ये थोड़ा समरी बनती रहे, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाता है।
तो उसको अगर आप दिमाग में थोड़ा सा ये आ जाए ना कि हमने इस तरह से चलना है, तो भाई और कुछ नहीं, मुश्किल तरीन सवाल में भी आधे नंबर आ ही जाते हैं। और सारा पर्चा मुश्किल तरीन नहीं होता, 30% पेपर बहुत आसान होता है जिसमें आपके 25 नंबर आ जाते हैं 30 में से। अगला 30% मुश्किल होता है जिसके अंदर आप नॉर्मल जिस तरह से करते फिर रहे होते हैं 60-70% मार्क्स आ गए, तो अगले 30 में से भी आपके कोई 20 के नंबर आ जाते हैं। अब 40-45 पे आप पहुंचे होते हैं और आपके पास तकरीबन अभी 30 से 40 नंबरों की गुंजाइश होती है जिसमें आपने लड़ झगड़ के थोड़े से नंबर लेने होते हैं। तो मुश्किल तरीन सवाल में भी अगर आप पासिंग मार्क्स ले रहे हैं, हर सवाल आप आधे से ज़्यादा सही कर लें तो पर्चा पास है, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मेट दिमाग में हो ना, तो मुश्किल तरीन सवाल में भी कुछ चीज़ें आसान फिर भी मिल जाती हैं। थोड़ा आइडिया तो हो ना, फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल आ गया जी, उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे होंगे बिल्कुल ही खज्जल करके रख देंगे आपको। लेकिन जब एंड पे आप क्लास में सवाल करते हैं, एंड पे आप देखेंगे तो यार वो 3 पॉइंट्स थे तो 3 और भी तो थे। तो अगर 10 नंबर का सवाल था तो 5-6 नंबर तो फिर भी आ गए लड़ाई झगड़े में। और मुश्किल सवाल में इतने आ रहे हैं तो आसान में तो ज़्यादा ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मेट रिवाइज करें। अच्छा, फिर हम आए इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन सीखा। उसमें हमने कहा जी सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कोई हमारा फैक्टर लिमिटिंग है। वेरीफाई हो गया तो उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसमें पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। फिर हम उस कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे रैंकिंग करते हैं और प्रोडक्शन प्लान बना देते हैं। और प्रॉफिट पे जाना हो तो आगे चले जाते हैं। अब दिमाग में एक तरतीब चल रही है। अब मुश्किल सवाल भी हमने किए थे तो उनके अंदर भाई सारा सवाल तो नहीं रह जाता, फॉर्मेट दिमाग में है ना, ठीक है। फिर हम आए मेक और बाय, आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो हमने कहा जी 2 चीज़ें कंपेयर करनी है। रेलेवेंट बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, परचेजिंग कॉस्ट। अब पहले आपने बेनिफिट को इसलिए रखा ताकि इजी रहे, देखते साथ ही डिसीजन इजी रहे। बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग्स, लेस परचेज कॉस्ट। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट, ठीक है। फिर कुछ इसके अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हमने देखे थे कि आउटसोर्सिंग में मसले मसाइल भी हो सकते। आज तीसरी चीज पे पहुंचे हैं, और तीसरी चीज क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। मतलब फर्दर प्रोसेस करें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दें। तो इसका ये फॉर्मेट है। रेलेवेंट रेवेन्यू क्या हुआ करेगा, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर। अब ये इसलिए क्यों लिखवाया, इसके पीछे लॉजिक होगी, कोई आगे जाके सवालों में, हर तरह के सवालों में इजी होता होगा, तो एक फॉर्मेट इस तरह का बना दिया। आप 3-4-5 सवाल इस तरह से कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, पर्चे में इससे हेल्प मिल जाएगी। बाकी कोई किसी तरह से भी कर ले, कैलकुलेशन करके फॉर्मेट बना दे, कोई रोक टोक तो नहीं है। इस पर्चे के अंदर तो कोई फॉर्मेट्स नहीं होते, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो बुजुर्गों की बातें हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सीखी, आपको भी सिखाई जा रहे हैं, आप भी आगे सिखाई जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फायदा हो जाता है एक तरतीब पे हर सवाल करने से। कभी कभी बच्चे पूछते हैं बाहर निकल के, ये आपने टोटल से किया, अभी पर यूनिट से कर लेते तो आसान होता। तो मैंने कहा यार बस एक तरह से सवाल करते हैं, बाकी पर्चे में हो सकता है आपको पर यूनिट समझ आए, उसे टोटल आए, जैसे भी हो जाए, बस करना आना चाहिए, पता हो कि फॉर्मेट क्या है। सीवीपी एनालिसिस इसके बाद हमने इंशाल्लाह चैप्टर करना है, ईद से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी। सीवीपी एनालिसिस को मुश्किल समझा जाता है, बच्चे कहते हैं जी मुश्किल, हालांकि वो 7वीं-8वीं वाली मैथ है। अब उसका हल क्या है, हर सवाल में एक तरतीब, बस 4 चीजें हम, 3 चीजें, 4 चीजें हम वो ढूंढा करेंगे। हर सवाल 1, 2, तीसरे पे पहुंचेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। यार हर सवाल में तो यही चीजें ढूंढनी होती हैं। अब जैसे आसान लगे उसी तरह से पर यूनिट भी कर रहे हैं, टोटल भी कर रहे हैं, मर्जी होती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर यूनिट से सवाल करें, यहां तक कि कहीं फंस जाएं। जहां फंस जाएंगे तो टोटल करना उस वक्त सिखाऊंगा। तो एक तरह से सवाल करने का सिर्फ ये फायदा है कि पर्चे में ये नहीं ज्यादा सोचना पड़ता। फिर भी 1-2 सवाल ऐसे आ सकते हैं, मैं कह रहा हूं 10-15 नंबर ऐसे हो सकते हैं, 20 नंबर तक हो सकते हैं, जो मसला ना समझ आए तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ नंबर वहां से भी मिल जाते हैं। लेकिन वैसे मोस्टली पर्चा ऐसा नहीं होगा कि आपको ये ना पता लगे कि शुरू कहां से करना है। तो ये उसका फायदा ही होता है। तो हमेशा आपने इसी तरह से कर लेना है, इससे फायदा होगा। हाँ जी, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग टोटल से रेवेन्यू कितना आता है, तो इंक्रीमेंटल कितना है, मेंटल कितना हो गया जी, 70 मेंटल हो गया। तो ये जनाब हमारे पास आ गया जी, इंक्रीमेंटल टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से ये इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू आएगा। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होंगी जी, अब जब हम इधर भी इंक्रीमेंटल पे आ गए, क्योंकि कॉमन कॉस्ट तो वैसे ही मैंने क्या कह दिया, संक कॉस्ट है। इस डिसीजन की वजह से उन कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। लस्सी मक्खन बन चुका है,
वो कॉस्ट इनकर हो चुकी हैं, हम फर्दर प्रोसेस करें या ना करें उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, रेवेन्यू भी फर्दर प्रोसेसिंग का और कॉस्ट भी फर्दर प्रोसेसिंग। तो रेलेवेंट कॉस्ट में हम क्या लेंगे जी, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। कितनी है जी, मेरा सवाल बना हुआ है ना 15। एडिशनल मटेरियल कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग पर कितनी कॉस्ट लग रही है जी, 25, और एडिशनल ओवरहेड्स की कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग की। जाहिर है वेरिएबल तो होती है, फिक्स अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आ जाए, जैसे हमने मदानी किराए पे ली हो, मंथली किराए पे फिक्स कॉस्ट है, पर है क्या, इंक्रीमेंटल ले लेंगे। वो अभी फॉर्मेट, मुकम्मल फॉर्मेट बनाता हूँ, फिलहाल सवाल के हिसाब से चल लें जी। कितना, 40। तो ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बन गई, 80। अब 70 में से जब आपने 80 को माइनस किया तो आपका हासा निकल गया और आपने कहा रहन दो, कंधे रोन ना लो, चुपी चंगी, ऐसे ही बेच दो, क्योंकि -10 आ गया। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया जी, -10। तो एडवाइस क्या है जी, फर्दर प्रोसेसिंग कर लें। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ लस्सी इज नॉट एडवाइजेबल। चलो जी, एडवाइस है जी, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ लस्सी इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे ही मक्खन के बारे में भी कर लेते हैं। अब तो फॉर्मेट बन गया। हाँ, सवाल है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर मेरे लो जवाब है थोड़ी देर के लिए। मैं ज़रा मक्खन की फर्दर प्रोसेसिंग कर लूँ या नहीं करनी, देख लेते हैं जी। मक्खन, तो टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, टोटल 500 है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो 150 का आ गया इंक्रीमेंटल टोटल सेल रेवेन्यू फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से। एडिशनल कॉस्ट मटेरियल की कोई नहीं है, लेबर की कॉस्ट एडिशनल जी 50, और ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं जी, तो टोटल बन गया 130 और आंसर आया +20। तो एडवाइस क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मक्खन इज एडवाइजेबल जी। हाँ जी, पूछिए आप सवाल में। देखो, नहीं मेरी बात सुनो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे लस्सी और मक्खन मौजूद है, अब सवाल बनाओ इस, तो वो तो सवाल में लिखेंगे ना। फिर वो ये कह रहे हैं भाई कि लस्सी अगर बेचें तो मसलन लस्सी एज इट इज़ हमने अगर बनाई है मसलन 500 लीटर लस्सी, वो एज इट इज़ बेचें तो वो सिर्फ 300 बिक सकती है, ठीक है, और बाकी फर्दर प्रोसेस करके बेचें तो ये पूरा 500 भी फर्दर प्रोसेस होकर बिक जाता है। तो फिर आप देखोगे फर्दर प्रोसेसिंग बाद 500 बिक रहा है, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग वो 500 पूरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर नॉर्मल सेल वैसे ही बिक जाएगी, जो फर्दर प्रोसेस होकर बिक सकती है वो फर्दर प्रोसेस होकर बिक जाएगी। तो इस सवालों के अंदर देखेंगे, बिल्कुल इस चीज़ को भी हमने कैटर करना होगा, देखना होगा, हर सवाल में सवाल टू सवाल चलें, वो खुद ही बताएगा। ज़्यादा चीज़ इनपुट करके थोड़ी बन रही है, सारी नहीं कर सकते फर्दर प्रोसेस, कैपेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो कुछ वैसे ही बेच रहे हैं, उनको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट सिनेरियोज बनते रहेंगे, तो उनको देखेंगे इंशाल्लाह। अप्रोच यही चलेगी इंशाल्लाह हमारी, इससे बाहर नहीं जाने देंगे चीज़ों को, ठीक है। अच्छा जी, ले जी, ये तो था हमारा सवाल।
जी हैं। देखो मैंने आपको ना डिसीजन लेकर दिया सेठ साहब, मैं आपका मुंशी था, मैंने बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, अगर लस्सी आपके लिए इज्जत बेइज्जती का मामला है तो आप लॉस पे बना लें, मुझे कोई मसला नहीं है। पर मुझे ये नहीं कह सकते कि लॉस पे तो तुमने क्या हिसाब लगा के दिया। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि लस्सी अगर हम बेच दें तो ठीक है, वरना मैंगो लस्सी का कोई खास फायदा नहीं होना। लेकिन आपने कहा ना भाई, शरीका ने लाया होया फटा तो असी लाना ही लाना है, नुकसान होता है तो होता रहे, इधर से कमा लेंगे, खैर है, नेट में हम प्रॉफिट कमा लेंगे। हमारी भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन कैसे बंद कर दें हम, मार्केट से निकल जाएं तो वो बात की बात है, वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर होंगे। फाइनेंशियली फिजिबल कब है फर्दर प्रोसेसिंग, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। तो मैंने इसे प्योर फाइनेंशियल डिसीजन आपको बताया, ठीक है। नहीं बेटा फाइनेंशियल डिसीजन करेक्ट है। अदर देन दैट आप बाकी फैक्टर्स को सामने रखते हुए उनको कवर करने की कोशिश करोगे। मैं आउटसोर्सिंग कर दूंगा फिर भी, लेकिन मैं सप्लायर को कहूंगा बंदे का पुत्र बन के रहे, इंस्पेक्टर रखूंगा, चीज़ों को कंट्रोल करूंगा, अपने कस्टमर्स को बताऊंगा भाई मैं जानूं मेरा काम जाने, तुम्हें प्रोडक्ट सही चाहिए, मैं मेरे पे एतमाद रखो। तो इन चीज़ों को कवर करूंगा, फायदा मैं फिर भी लूंगा। नहीं, हमने डिसीजन ही दिया है, हमने डिसीजन, एडवाइस डिसीजन ही होता है, एडवाइस ही होती है बेटा। अदर फैक्टर्स जब कहेगा तो हम कंसिडर कर लेंगे और उसको बता देंगे। तो बिजनेसमैन को हमने अपनी डिसीजन मेकिंग में ये एडवाइस ही देनी है। हमने से कहना है भाई ये लस्सी तुम एज इट इज बेचो और मक्खन बनाकर बेचो घी, अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ तुम मुंशी क्यों बनो, अपना बिजनेस सोचो ना, खुद से सोचो। मैं भी यही कह रहा हूं कि सारे नहीं कर रहे, फाइनेंशियल फैक्टर सारे कर रहे हैं, अदर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हमारी नज़र में होते हैं, वो होते हैं। जब सवाल पूछता है तो हम उसको जवाब भी दे देते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मेरे चांद, अगर आप ये मदानी आपकी है और आपने ये डिसीजन लेना है तो आप इसी तरह से ही अपनी डिसीजन मेकिंग करोगे एक्चुअल में। बेटा वो फिर सवाल के अंदर आप जब चीज़ें इस तरह से लोगे तो डिसीजन हो सकता है चेंज हो जाए। हो सकता है लस्सी आप कहो जी एज इट इज बिकती सिर्फ 100 लीटर है, तो फिर आप बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग में कुछ और चीज़ ले रहे होगे, आफ्टर में और, वो तो सवाल टू सवाल बदलेगा। आप जहां से भी ले, फाइनेंशियल की बात करोगे तो कैलकुलेशन में ये पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो ठीक नहीं है, ये अदर फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। ये फाइनेंशियल फैक्टर बनेगा जब आप इसको कंसिडर कर लोगे। आपको किसने कहा कि ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर वही है कि उसके जो है वो शरीक ने लगाया हुआ है फटा तो उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, या उसके हमसाये ने लगाया, उसने कहा हाँ भी गुजरा ने लाया हुआ है, ऐसी ना लाइए, एवं किमें हो सकता है। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है। बात समझ आ रही है? जो आप कह रहे हैं वो फाइनेंशियल फैक्टर बन जाता है, क्योंकि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग और क्वांटिटी बिक रही होगी, आफ्टर और बिक रही होगी, तो उससे आपके रेवेन्यू का डिफरेंस निकलेगा, वो फाइनेंशियल फैक्टर बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब फाइनल करें हम अपना जो फॉर्मेट, तो वो क्या होगा, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। अभी इसमें बहुत चीज़ें आएंगी मेरे चांद, बहुत चीज़ें, यही तो असल इसका मज़ा है। ये ऐसे नहीं ये निस्बतन मुश्किल बाकी पिछले दिनों में। और मैं सही बताऊं तो शटडाउन मुश्किल नहीं है, सिर्फ हवा बनाया हुआ है बच्चों ने। 2-3 दिन जैसे कहूँगा ना ईमानदारी से वैसे ही करना बस काम, चौथे दिन आप कहोगे यार शट डाउन, सवाल हो तो शट डाउन का, और मुझे लगता है आपका आ भी जाना है इस दफ़ा। अच्छा हंसने की बात नहीं है, पासिंग मार्क्स वो दे के जाएगा। अब हर सवाल में 2-3 एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं समझ नहीं आती, लेकिन बड़ा सवाल आता है। अब मसलन 15 नंबर का सवाल आ गया, आपने उसमें से 10 नंबर ले लिए, हाँ भाई घाटे का सौदा है। अब हालांकि वो मुश्किल सवालों में से एक सवाल होता है, तो उसमें से आपको, तो ये इस तरह ही है जैसे अगर आप FAR पढ़ी हुई है आपने, तो आपको कोई कैश फ्लो का सवाल मिल जाए या PPE का नोट का सवाल मिल जाए जिसमें आप काफ़ी मार्क्स ले ही जाते हो गलती करके भी, ठीक है ना, सही है। तो ये ज़रा तंग करने वाला है इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, ये अक्सर तंग कर जाता है। अब ये इस तरह से नहीं किया करना हमने कि 2 प्रोडक्ट्स हैं तो 2-2 दफ़ा आप कर रहे होंगे। अब मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर फर्दर प्रोसेस करने वाले ऑप्शन वाली, उसको कॉलमनर फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मेट तो हमारा वही है, रेलेवेंट रेवेन्यू क्या होगा। अब ज़रा ये हमारा फाइनल फॉर्मेट है, वो तो समझा रहा था ना कि डायरेक्ट ऐसी बात करूँ तो आपने फिर समझना कोई नहीं था। तो रेलेवेंट
समझ आया वैसे लस्सी मक्खन से? मज़ा आ गया है, चस आ गई मैं कहना। टोटल सेल रेवेन्यू, अच्छा जी पिला भी दें। टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब इसमें मेरे बच्चों आपने क्या लेना है, चेक करिएगा ज़रा। सेलिंग प्राइस लेनी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू यूनिट्स सोल्ड। बात समझ आई? अब यहां पे फर्क निकलेंगे सारे जो जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेन इस चीज़ के अंदर वो मसले पैदा करता है वो यहाँ करता है कि जी वो सारे तो प्रोसेस हो ही नहीं सकते, या प्रोसेस में डालते हैं तो कुछ लॉस भी हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह के मसले मसाइल अभी तो आने हैं, तो इब्तिदाई इश्क है। चलो जी कोई बात करो सही, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट टॉक इज। अच्छा जी, अब इसमें से आपने लेस कर देना है टोटल सेल रेवेन्यू, हाँ जी, टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, और इसमें आपने सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग जो सेल प्राइस थी, और यहाँ पे आपने वही यूनिट्स लेने हैं जो यूनिट्स आपने विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेच लेने थे। वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, और वो बेटा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, जहन में रखना ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं। यूनिट्स कितने बिक पाते हैं, डिमांड कितनी है, इसी से तो रुपए निकलते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है जी, इंक्रीमेंटल, वो रेवेन्यू जो मेंटल हुआ पड़ा है। चलें ज़रा फिगर रिज्यूम करके चलते हैं। मसलन प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, तो प्रोडक्ट ए जो है 250 और 100 मसलन, और बी जो है वो 300 कर लो और 180, ऐसी अज्यूम फिगर्स हैं। अब जो आंसर है वो क्या है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, कितना जी, 150, 120, ठीक है। अब रेलेवेंट कॉस्ट्स में क्या क्या आएगा, यहाँ हम वो लिस्ट बनाया करते हैं ना, आपको पता है, ज़रा कोशिश होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आ जाएं, और फिर एंड पे जाके आपको पता है मैंने फिर डिस्क्लेमर वाला पॉइंट भी लिख देना होता है, और भी इसके अलावा कुछ, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग डेफिनेशन भी तो आपको आती है ना। तो रेलेवेंट कॉस्ट्स, अब आपने इंक्रीमेंटल मटेरियल, इंक्रीमेंटल लेबर यानी एडिशनल जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, एडिशनल या इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग लेनी। मसलन जी 30 रुपये आ गए, एडिशनल मटेरियल इस पे 30 का लगना है, इस पे 25 का लगना है। एडिशनल लेबर कॉस्ट आ गई फर्दर प्रोसेसिंग की। इन्हीं में ही मसाइल आएंगे, अब इन्हीं में ही कैलकुलेशन में परेशान करेगा आपको। जैसे सबसे बड़ा मसला इस तरह कर देगा कि फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन लेबर टाइम जो है वो लिमिटेड है। अब एक ख़ास हद तक तो कितने लेबर टाइम पहले वो निकालो, फिर कितना प्रोसेस हो सकता है वो निकालोगे, फिर बाकी, तो यही बस इसमें घुमाएगा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो लेबर की जनाब कॉस्ट है 20 है, इसकी 12 है। एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट किसकी, फर्दर प्रोसेसिंग की, माइनस ही ना हो जाए दोनों ही, चलो 5 हो गई, 7 हो गई। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट,
जैसे मैंने आपको कहा कि हमें जो रिक्वायर्ड मशीन है वो हमें हमारे पास नहीं है तो हम उसको किराए पे लाएंगे, ठीक है जी, या नई खरीदेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन। तो मसलन अब ये ऐसे ही कुछ अज्यूम करते जाओ, 12, 5, अच्छा, बल्कि ऊपर वो किराए वाला ही रखो, इसको मैं अलग लिख देता हूँ ताकि याद रहे। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट, ज़रा दूर से ही नज़र आए ताकि ये डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट परचेज्ड फॉर, ये अलग नाम से लिख देता हूँ ताकि उसमें रेंटल वगैरह आ जाएं और इसमें अलग से, ताकि आप खुद खरीद लाएं तो याद रहे आपको नए एसेट की डेप्रिसिएशन। तो भाई रेलेवेंट कॉस्ट पर्चे में सवाल नहीं आता। किधर गया मेरा वो दोस्त, मैं ज़रा दिखा दे अपनी शक्ल। आया आता है नहीं आता है, सारे सवाल ही वही हैं। क्या इम्पोर्टेंट यार, रेलेवेंट कॉस्ट ही तो चल रही है, वो उससे तो जान छूटी ही नहीं। अच्छा इस दफ़ा आ जाना इंशाअल्लाह, मैं वो कराऊंगा ना 22 नंबर वाला सवाल, आपको लाके पता जाएगा। आपको इतना कुछ होता है पर्चे तक जाते जाते याद रहे तो फिर ठीक है, वरना गड़बड़ भी हो जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो अब उसकी डेप्रिसिएशन है मसलन 13 रुपये, 15 रुपये, यानी दोनों प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दी ना हमने मसलन, ठीक है जी। अच्छा अब देखो जी, मक्खन तो लोग आते थे और अपनी बाल्टियों में, बर्तनों में, देगचों में लेकर चले जाते थे, लेकिन घी जो है वो हमें पैक करके बेचना पड़ता है। लस्सी लोग अपनी अपने बर्तन लेके आते थे, ले जाते थे, लेकिन मैंगो लस्सी के लिए हमें वो डिस्पोजेबल ग्लास भी जो है वो लेकर रखने पड़ते हैं, उनमें पैक करते हैं, या डब्बा जूस का जिस तरह से होता है वो बोतल, वो पैकिंग कर रहे हैं हम, तो वो लस्सी भी पैक मिलती होती है, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो कुछ एडिशनल पैकिंग कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है। तो सवाल तो मेरे ख्याल में कल ही होना है, मुझे लग रहा है करके ही जाएंगे आज, वैसे क्या है ना, चुप कर जाओ। एडिशनल, आज कुछ नया नहीं किया इसलिए चुप करके बैठो। ये नया मतलब पूरी तरह से नहीं ना किया है। अच्छा चलो बस 4 बजे तक छुट्टी इंशाल्लाह। जुम्मा है ना, जुम्मे वाले दिन वैसे ही आपको पता है 15 मिनट 20 मिनट क्लास रूटीन से भी लेट हो जाती है, तो वो जुम्मे की वजह से मतलब अखीर ही होती है माशाल्लाह यहाँ जुम्मे पे। यार इधर एक और मस्जिद भी है मेरे ख्याल से, तो टाइम तो पता करना, लेट है। एडिशनल पैकिंग कॉस्ट मसलन आ गई, एडिशनल पैकिंग कॉस्ट यानी कि फ़र्दर प्रोसेस करेंगे तो कॉस्ट पड़ेगी, पैकिंग करके हम ज़रा जदीद पैकिंग में इसको बेचेंगे तो मसलन ए जो है वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि उसको पैक करके बेचें, ऐसे भी हो सकता है किसी एक में आए कॉस्ट एक में ना आए, मतलब मैंगो लस्सी तो हो सकता है हम वैसे ही बस वहीं स्टील के गिलास रखे हैं, लोगों को पिला के वहाँ भी भेज देते हों, लेकिन मक्खन को, ये घी को हमें पैक करना पड़ेगा प्लास्टिक के डब्बों में, ऐसी मसलन, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, मक्खन तो लोगों को पता था बेहतरीन हम बनाते हैं, अब हमारा घी मार्केट में अभी इतना, तो कोई चर्ब ज़बान किस्म का सेलमैन रखा हुआ है हमने, ठीक है, तो उसको हमने कहा है एक डब्बा बेचोगे तो 100 रुपया तुम्हारा, 2 बेचोगे तो 200 तुम्हारा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, पहले उतने साढ़े थे, थोड़े पैसे आ रहे हैं। अच्छा तो एडिशनल कमीशन, अब ये इतनी लंबी लिस्ट है मेरे ख्याल में बस कर देते हैं, इसके बाद ना एनी अदर डाल देते हैं, फिर जो आपका दिल करे। एडिशनल कमीशन एक्सपेंस आ गया मसलन 14 रुपये, माइनस तो नहीं हो गया उस्ताद जी, पता नहीं 35 रुपये। उसके बाद एनी अदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, अब यहाँ पे आप जो मर्जी कर लें, ठीक है जी, बस होना चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है जी, तो वो इस सवाल में कोई नहीं है दोनों को, ठीक है जी। अब एड्डा लंबा मैं टेबल बनाया सी फिर भी मुक गया है, लें जी इसका ज़रा टोटल फरमाइएगा, ये सही वाला फरमाना, अब यहाँ पे ना अज्यूम कर लें, ये 94 है, 30 20 5 12 123 ये, हाँ जी, चलो शुक्र है एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव, बस मैं यही चाहता था जी। तो ये पॉजिटिव
56 आ गया और ये -3, तो नेट रिज़ल्ट क्या आ गया जी, ये आपके सामने है जी, देख लें। अब रिकमेंडेशन आप देंगे ऐसे, बल्कि मैं जनरल ही रखता हूँ, ये तो जनरल है ना हमारा फॉर्मेट, क्योंकि ये तो आप यूँ कह देंगे फर्दर प्रोसेस कर लें ए को और बी को ना करें। मैं तो ये कहने लगा हूँ कि जनरल रूल बनाएं कि इफ़ पॉजिटिव नेट रिजल्ट फर्दर प्रोसेसिंग इज एडवाइजेबल, और इफ नेगेटिव रिजल्ट आ जाए नेट में, इफ नेगेटिव नेट रिजल्ट, तो फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट एडवाइजेबल। लें जी, इवेल्युएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। होगी जी तस्वीर कशी। पता नहीं इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। इलस्ट्रेशन हम करते होते थे जब लस्सी मक्खन नहीं बनाते थे, अब आप खुद ही कर लीजिए। इलस्ट्रेशन तो है पर लस्सी मक्खन बन गया ना, वो इलस्ट्रेशन थी हमारी। फिर आता है जनाब ACCA का सवाल। इस सवाल में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, ये मैंने खुद ऐड की है, ओरिजिनल सवाल का हिस्सा नहीं थी, बाकी 3 रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, पढ़ तो लें। Process company has 2 divisions, A and B. Division A produces 3 types of chemicals, L, M and S. जी, आपने पहले पढ़ना है, आप पढ़ें।
हाँ जी, एल एम और एस बनते हैं यूजिंग कॉमन प्रोसेस. ईच प्रोडक्ट कैन आइदर बी सोल्ड बाय डिवीजन ए टू एक्सटर्नल मार्केट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी फॉर individual further processing into LX, MX and SX. In November 13, which is a typical month, division A's output was इतने इतने kgs जिन्होंने L, M, S के बनाए. Market selling price at split off point and after further processing are, तो ये L, M और S ये split off point वाला ऐसे ही है और ये क्या है जी, आफ्टर. ठीक है जी. तो बिफोर यूं लिख देते हैं, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. द स्पेसिफिक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आर, तो कॉस्ट भी उसने इकट्ठी दे दी. सुभान अल्लाह, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बुनियादी सवाल है. सबसे पहले आपने करना है पॉइंट डी. मेरी तरतीब बस फॉलो करनी है आपने. फिर उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे करना है ए. तीसरे नंबर पे आपने करना है सी और सबसे एंड पे करना है आपने बी. बी शायद आपसे हो, शायद ना हो, गलत भी हो सकता है. इसका सलूशन भी नहीं है, देखें ज़रा है कि नहीं है. अच्छा सवाल बनने जा रहा है ये. यस, नहीं है ना, नहीं है ना, बस हम तो वैसे भी नहीं देखते. सुभान अल्लाह. देयर वॉज नो लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, बस थोड़ी डिस्कशन कर लूँ मैं. 1400 आगे कितना था जी, मुझे भूल गया. 1400 एल, 1200, अच्छा 1400 और 1800 एस. अब डी पार्ट में क्या कहा जा रहा है जी, देयर इज नो लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब जे एज इट इज एल एक्स भी 1200 बन गए, एम एक्स 1400 ही बन गए और एस एक्स 1800. ठीक हो गया. अब टोटल से रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस टोटल से रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हो. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट तो है ही गिवन पर यूनिट और इनटू जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सिंपल. तो फिर एडवाइस कर देंगे सारी प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करनी है या नहीं करनी है. ठीक है. पार्ट ए कहता है फर्दर प्रोसेसिंग लीड्स टू अ नॉर्मल लॉस ऑफ 5% जो कि अकर होता है एट द, तो इसका मतलब क्या हुआ 1200. पहले भी आपने ऐसे केसेस को निपटाया हुआ है. ये डी वाला जो है ए बी और सी में तो मसला नहीं होना. 1200 सॉरी ए बी और डी में, ठीक है. सी 1400 1800 5% लॉस हो जाता है. इसका मतलब फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 1200 का 95% 1140, 1400 का 95% और 1800 का 95% 1710. ठीक है जी. अब कोई मसला क्यों, ऊपर यूनिट ले लेने हैं आपने 1140, 1330 और 1710 और बिफोर वाले में ले लेंगे आप 1200, 1400, 1800. रेवेन्यू दोनों का डिफरेंट है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकल आएगा. अगली बात, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लेनी है आपने, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपने यूनिट्स प्रोड्यूस लेने हैं टोटल सारे के सारे बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग जितने थे वो वाले. वजह क्योंकि जितने यूनिट्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग बने थे वो सारे के सारे आपने प्रोसेस में डाले
और इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जब सारी कॉस्ट सारे यूनिट्स पे लग गई तो एंड पे जाके फिर उन्होंने कहा हो इसमें तो ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। तो इसका मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो 1200 पे, 1400 पे, 1800 पे लग गई। क्या ख्याल है? सही है। तो यहाँ पे आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कौन से लेने हैं? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। बात समझ आई? बी पार्ट कहता है फर्दर प्रोसेसिंग में नॉर्मल लॉस आता है 5% विच अकर्स व्हेन यूनिट्स आर 80% कंप्लीट इन, और ये तो बाद में करना है, एक मिनट। फर्दर प्रोसेसिंग लीड्स टू अ नॉर्मल लॉस विच अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब इंस्पेक्टर साहब यहीं पे खड़े हैं। असल में प्रोसेस कुछ ऐसा हो ये डिफरेंट सवाल है, मुख्तलिफ सवाल है। प्रोसेस कुछ इस तरह का हो सकता है ना कि जैसे ही हमने एल, एम और एस को कढ़ाई में डाला, एकदम से थोड़ा सा फौरन कोई जो है वो उनकी कोई अगर उनकी डायमेंशन कुछ सही थी, पतला कोई गोश्त का टुकड़ा था तो वो ज़्यादा उजल गया, फ्राई हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब डलते साथ ही फौरन पता लग जाता है, या उसी को पता जाता है ये नॉट फिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग है। ये इस तरह का मामला हो सकता है। डिफरेंट प्रोसेसिंग, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने, ठीक है। तो मसलन हमारा ऐसा था, तो फिर लॉस तो फिर भी हो रहा है, तो भाई 1200 का 95% आउटपुट होगा ना, बोलो। 1400 का भी 95% और 1800 का भी 95%। जी 1140, 1330 और 1710। अब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में कौन से यूनिट्स लोगे? 1140, 1330 और 1710। और सेल प्राइस क्या लोगे? ये वाली 6.7, 7.9, 6.8। ठीक हो गया। और बिफोर में क्या लोगे? पूरे जो उस वक्त बिक सकते थे, मतलब फिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होंगे ना, जैसे ही फिर दूसरे प्रोसेस में डालते होंगे खराब होते होंगे, पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो ठीक थे। तो 1400, 1200, 1400, 1800 लोगे यहाँ पर यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस बिफोर वाली पकड़ लोगे, ये वाली 5.6, 6.5, 6.1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल टोटल सेल रेवेन्यू। अब जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो आपने कौन से यूनिट्स प्रोड्यूस लेने हैं उसके लिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट में ही लॉस हो गए, क्या उन पे आपने फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लगानी है फर्दर प्रोसेसिंग की? नहीं ना लगानी। इसका मतलब यहाँ पर आप कौन से यूनिट्स लेंगे जी? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर, ये थोड़े थोड़े ध्यान रखने वाली चीज़ें, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी यहाँ पे आपने कौन से यूनिट्स लिए? 1200, 1400, 1800 इंटू 0.5, 0.7, 0.8। लेकिन तीसरे सवाल के अंदर चूंकि स्टार्ट में ही पता लग गया कि लॉस जो यूनिट्स होने हैं वो इतने हैं, तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने लगानी है 1140, 1330 और 1710 पे। कॉस्ट तो वही सेम है, 0.5, 0.7, 0.8। बड़े ध्यान से आराम से करना है। आज कोई टाइम बाउंड नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं लगे हुए, सिर्फ तसल्ली से इसको सोचना है, देखना है, बस आराम सुकून से, ठीक है। ओके, बी भी कर लो फिर अगर आपका दिल है तो। बी के बारे में कहता है कि वही 5% ही लॉस है, लेकिन जब 80% कंप्लीट हो चुके होते हैं तो उस वक्त पता लगता है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंस्पेक्टर साहब कहाँ खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब आज दरमियान में ही खड़े हैं। यहाँ कहीं पे जब 80% आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मसलन, तो उस वक्त इंस्पेक्टर साहब कहते हैं लो जी इतने यूनिट्स ख़राब हैं। बहरहाल मामला तो वही है कि सही फिर कितने निकलने हैं? 1140, 1330 और 1710। ठीक है जी, ओके। अब इस दर खड़े होकर 5% जो हैं वो 5% जो हैं वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस ही है ना, तो बोलो। तो इनके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगनी है? क्योंकि जब पता लग जाए ना उसके बाद इनको आगे मजीद नहीं बनाएंगे,
जबकि बाकी के जो गुड हैं, बाकी के जो गुड हैं उन पे वेरिएबल कॉस्ट 100% लगेगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से ये जो है वो बेसिकली एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में मसला आएगा, तो ये आप कर लें अब ट्राई, ठीक है। इसको फिर अब इंशाल्लाह कल मैं आते साथ सॉल्व किया हुआ ही दिखा दूंगा, ठीक है। आखिरी सिर्फ सॉल्व करूंगा, पहले 3 जो है उनका आंसर आ जाएगा। ओके, चलें जाएं छुट्टी करें। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी पिक्चर वो ऑनलाइन वाले भी तो ले रहे होंगे ना, अगर लेनी हुई तो। ये 2 हो गए और ये अगले 2 हो गए। अब बंद कर दें। अल्लाह।